नमस्कार, मैं हूं पोयम भारद्वाज और आप सब जुड़ चुके हैं मेरे साथ इंस्टा कवि सम्मेलन में। आज ऐसे ही शायर आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है मध्यम सक्सेना। चलिए मध्यम सक्सेना जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार, क्या हाल चाल? दीदी कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ भैया, आप कैसे हो? बस एकदम बढ़िया हूँ। मैं जहाँ काम मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया है, ये आउट ऑफ बरेली है। मतलब नॉट टू मच फार, बट हाँ थोड़ा सा। जैसे जो एक रिंग रोड निकलती है हर शहर के बाहर, तो जी वहां जी। पर एक हमने रेस्टोरेंट शुरू किया है। तो अभी हम्म। मैं मजदूर पलायन करते हुए देख रहा था, तो उनको भी हम जो है जितना भी हमसे हो सकता है, ईश्वर ने जितनी भी स्थिति परिस्थिति दी है उसके अनुकूल कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ईश्वर ज्यादा देगा तो ज्यादा देगा कुछ, क्योंकि कोरोना में सब परेशान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 100% सब जीरो है। पता नहीं कैसे कोई आंकड़े दे रहा है 20 लाख करोड़ के। लेकिन धरातल पे उसकी क्या स्थिति है वो मैं देख रहा हूँ, वो चीजें बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो फिलहाल वर्क साइट पे हूँ, लेकिन फिर भी मैंने, क्योंकि मैंने प्रॉमिस कर दिया था कि मैं आऊंगा और अपनी बात रखूंगा। जो भी मेरी थोड़ी बहुत यात्रा वृतांत है कविता के साथ, वो मैं रखने का पूरा प्रयास करूंगा और मैं हाजिर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आप चलो कौओं की शुरुआत। आवाज देख रही हैं, मेरी मेरी किस्मत इससे आकलन लगा लीजिए। कौओं की आवाज आ रही है, मैं इतना शहर के बाहर हूँ, यानी कोई ना नहीं, कोई अच्छी खबर आने वाली है। ये वातावरण बहुत अच्छा लग रहा है। आपका साथ जी, है और पीछे से मतलब कि पूरा का पूरा नेचर एकदम से जुड़ा हुआ है हमारे साथ। मैं स्टेज पे नहीं हूँ, मैं अपने घर में हूँ। बिल्कुल देसी माहौल है, गमछा मेरे हाथ में है, निलोत्पल मृणाल भैया वाला। मैंने वो इंटरव्यू भी देखा था। यू आर डूइंग सो वेल, बहुत अच्छा थैंक कर यू रहे हो आप। थैंक यू सो मच। तो भैया शुरुआत करते हैं आपके सफर से कि हम देखते हैं कि रातों रात एक शेर वायरल हो जाता है और रातों रात उस शेर के बदौलत इतनी प्रसिद्धि आपको मिलती है। तो ये क्या किस्सा रहा, किस तरह से, और आपका रिएक्शन कैसा रहा उसके बाद? आई वॉज सडन सरप्राइज्ड। मैं चौंक गया था, क्योंकि जो आप ख्वाब देखते हो, नॉर्मल पढ़ाई रही। मैं 5th स्टैंडर्ड तक सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा। और उसके बाद चूंकि फाइनेंशियल स्टेटस अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन संतोष बहुत बड़ी पूंजी होती है। तो हम्म। दादाजी से कंबाइंड फैमिली थी। ननिहाल और ददिहाल दोनों बहुत भरे पूरे थे। ईश्वर की कृपा से मौसी, बुआ, फूफा, ताऊ, चाचा, भतीजे, भतीजी, सारे रिश्ते हमने देखे। और उन हम्म। सारे रिश्तों को बहुत अच्छी तरीके से जिया। ननिहाल भी हमारा बरेली शहर में ही था। और जी जी। फिर बहुत नॉर्मल जो एक परिवार होता है, उस परिवार से थे। पिताजी, हमारे दादाजी के 4 बेटों में हमारे पिताजी तीसरे नंबर के थे। सबसे बड़े हम्म। ताऊ जी इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे। उसके उससे छोटे वो पापा के साथ ही लीगल काम करते थे। और पिताजी हमारे पढ़े लिखने में बहुत ज्यादा, चूंकि उनको रुचि थी, तो उन्होंने वकालत की, लॉ किया। पूरी फैमिली में कहीं कोई नहीं कि छोटा मोटा काम देख लिया, कोई होटल चला लिया, कोई कुछ कर लिया। जी तो जी। इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी ताऊ जी, पहले सरकारी नौकरियां बड़ी आसानी से लग जाती थी। जी तो जी। लेकिन हम जहाँ रहते थे, राम जानकी मंदिर था वो, बिजली विभाग में हमारे दादाजी लाइनमैन थे। वो हम्म। आध्यात्मिकता से बड़े जुड़े हुए थे। वो गुरुमुखी परंपरा के थे। हमारे गुरुजी अब तो स्मृति शेष हैं, शरीर नहीं है। महामंडलेश्वर श्री केशवानंद पुरी जी महाराज। तो वो हर शुक्रवार को पहले संतोषी माता का ही व्रत होता था। तो वो जो मालिक ऑनर था राम जानकी मंदिर का, तो उसने एक पंडित जी रख रखे थे। और हमको ऊपर मंदिर में घर था, बाकी तो जंगल एरिया था। तो वहां पर उन्होंने कहा कि प्रताप तुम यहाँ रहो और हमको थोड़ा बहुत खर्चा पानी देते रहना, ऐसा केयर टेकर तुम रहना। बाकी पंडित जी यही है, वो आरती अपना करते रहेंगे। 3 शिवालय हैं। तो मेरी पृष्ठभूमि वहां से शुरू हुई। हर हम्म। शुक्रवार को संतोषी माता जी का व्रत होता था। उन दिनों बड़ी प्रथा चली थी। और वहां कीर्तन करने मंडली आती थी। दादाजी ने पैरों से नाप नाप के बिहार से आए हुए लोगों को, लगभग 250-300 लोग आज भी रह रहे हैं, और वो दादाजी को अरे वाह। बहुत, मतलब पिता तुल्य मानते हैं वो। तो हम्म। वो दादाजी के गुजर जाने के बावजूद भी वहां पे शिवालय में, शिवालय शिवलिंग था, मठ बने हुए थे, और उसके चारों तरफ चबूतरा था, पेड़ वेड़ लगे हुए हम्म। थे। वहां पर ढोलक मजीरा लेके डटे रहते थे, लांगुरिया गाए जाते थे। शुक्रवार को हमारी दादी भजन लिखती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। किसी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया कि भाई आपने जो है संगीत में स्नातक कर लिया, कि आपने शब्द में जो है कवित्री हो गई। लेकिन हाँ, दादी हमारी चूल्हे पर रोटी बनाने के साथ साथ ये जानती थी कि लांगुरिया कैसे गाया जाता है। अरे वाह। शुक्रवार को वो मंडली बैठती थी। शारदा मौसी थी, पंटानी अम्मा थी, उनकी धोती का पल्लू पकड़ पकड़ के तो मैं शिवालयों के सामने रात में आरती करने जाता था। तो वो एक अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का बड़ा लाभ हुआ। हमारी जी जड़ें जी जी। मजबूत हुई, हमको पता लगी हमारी परंपरा क्या है, हमारी आस्था क्या है, हमारा विश्वास किस ईश्वर में है। सनातनी जी जी। परंपरा से वहां जुड़ गए।
दादाजी कविता लिखते थे आध्यात्मिक, मुझ में मैं जब गरज उठा तब तुमने उसको दफनाया, मैं माटी में धूमिल होकर गुरुजी के चरणों में आया, चरणों की धूल जो प्राप्त हुई इस भवसागर से पार हुआ, जो भवसागर से पार हुआ उनका मुझ पर उपकार हुआ। ऐसी भाषा शैली, ईश्वर के प्रति इतनी आस्था, ये उनकी पंक्ति है। जी 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 जी। फिर वो चीज ताऊजी में आई। दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, दोनों नॉर्मल थे, केवल अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे। उनको मालूम था कि अगर पड़ोस के चाचा को, पड़ोसी को पिताजी ने कह दिया कि भाई अरे छोटे भाई हैं, तो हमको चाचा जी कहना है, चाचा जी के पैर छूने, चाचा जी ने गलत काम करते हुए हमको देख लिया तो पिता चू नहीं कहेंगे कि चाचा जी बेटा तुमको क्यों थप्पड़ मारा, कुछ ना कुछ गलती की होगी। उस परंपरा से, उस सनातनी परंपरा से हम लोग जुड़ के आए, जहां बड़ों का सम्मान और छोटों को प्रेम देना आपकी प्राथमिकता होती थी। उसके बहुत बाद फिर बढ़िया। सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल में मैं अपने पिता जी चूंकि लॉ करे हुए थे, उनको लगा था कि भाई पढ़ने लिखने का बड़ा जरूरी है, एक जनरेशन जो है वो अपडेट हो रही थी। तो मैं सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा 5th स्टैंडर्ड तक। फाइनेंशियल पोजीशन उतनी ऐसी नहीं थी, पिताजी साइकिल से आते थे, उसके बाद लूना आई, फिर स्कूटर बजाज 150 आया। वही मंदिर में रहते रहते 5th तक वो पढ़ा। फिर विद्या मंदिर में पापा ने कहा कि यार वहां फीस बहुत ज्यादा है, विद्या मंदिर में पढ़ लो। विद्या मंदिर में मना कर दिया था, पड़ोस में ही था, कि ये बच्चा चल नहीं पाएगा, कॉन्वेंट स्कूल से आया है और वहां तो बड़ा ओ माय गॉड एंड माय फादर आई लाइक यू अबव ऑल थिंग्स चलता है, और यहाँ पर या कुंदेंदु तुषार हार धवला या शुक्र अवस्था, ये कैसे समझ पाएगा। तो पिताजी ने कहा देख लीजिए, अगर ये पास हो जाता है। और एक मनोहर भूषण इंटर कॉलेज था हाँ बरेली हाँ। में, 2 कॉलेज, एक रोहिलखंड यूनिवर्सिटी और एक मनोहर भूषण इंटर कॉलेज। ये शायद ही ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी और इंटर कॉलेज होंगे जहां से किसी भी बरेली के परिवार का व्यक्ति पास आउट ना हुआ होगा। तो मैं विद्या मंदिर में मैंने एंट्रेंस दिया और मनोहर भूषण में भी दे दिया, दोनों 6th स्टैंडर्ड से थे। तो यार इट्स नॉस्टैल्जिया, व्हाट अ टॉक आई एम डूइंग। मैं फिर उसी दुनिया में चला जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच पोएम फॉर इस कवि सम्मेलन के पेज पे मुझे बुलाने के लिए। और मैं धीरे धीरे बहुत सारी बातें कहूंगा, अगर वक्त होगा तो। मेरे को मजा आ बिल्कुल रहा है थोड़ा बिल्कुल। सा, थोड़ा बिल्कुल। सा। तो वहां से फिर मैं विद्या मंदिर में, उन्होंने कहते नहीं चलेगा, पापा ने कहा सब्सिट्यूट इसको मनोहर भूषण इंटर कॉलेज में भी एंट्रेंस टेस्ट दिलवा दो। हाँ वहां हाँ। नहीं हुआ तो वो थोड़ा सा सरकारी स्कूल था ना, तो वहां पर ठीक है लेट इट भी दे दिया जाता है कि यार पढ़ाना तो है ही है बच्चे को। तो मैंने दोनों जगह दे दिया। मेरा मनोहर भूषण इंटर कॉलेज में 3rd रैंक आई 450 बच्चों में, और विद्या मंदिर में 9th रैंक आई सबसे, और दोनों हिंदी मीडियम, एक सरकारी और एक विद्या मंदिर। मेरा एडमिशन हुआ 7-8 दिन, तो वहां पर मैं विद्या मंदिर में एंट्री ले ली मैंने। हाँ हाँ। 6th स्टैंडर्ड पास किया। राइटिंग कंपटीशन में मैंने 7th, और वहां बड़ी क्रिएटिविटी चीजें होती थी, कबड्डी, खो खो, दैट काइंड ऑफ थिंग। और मैं आया था बास्केटबॉल वाली लॉबी से। 44 रोल नंबर होता था मेरे सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल में। तो फिर वहां सुबह सुबह मैं वो आरएसएस वाले हाफ पैंट पहन के, खाकी रंग के, मैं पहले दिन पहुंचा, बड़ा awkward फील हुआ। एंड बिफोर दैट डे आई वाज अ जेंटलमैन कि यार मैं टाई लगाया हूँ, आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ अ कॉन्वेंट स्कूल। लेकिन फिर भी वहां गया, मैंने मैनेज किया। रुमाल वुमाल चेक होते थे वहां पर, जिसके पास रुमाल नहीं होता था तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा था, ऊपर से रुमाल दूसरा दोस्त फेंक देता था, यार भाई अब तू मैनेज कर लियो, हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो फिर वहां पर जो कॉन्वेंट स्कूल में जो प्रेयर होती थी मॉर्निंग की, वो बच्चे जो है वो रिलेट करेंगे इस चीज को, जो कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं, वहां खड़े होकर स्टैंडिंग प्रेयर होती थी, और लास्ट में जनगण मन होता था। विद्या मंदिर में पैर की पुट्टियों पर बिठाकर या कुंदेंदु तुषार हार डबला, बिलीव दैट शुरू के 7 दिन मैं केवल बुदबुदाता था, हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, ये वो चलता रहता था। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। तो वहां से हिंदी ने प्रभाव डालना शुरू किया। संस्कृति जो मैंने घर में, मैंने माँ से सीखी, दादी से सीखी, ताऊ जी भी वहीं रहते थे, चाचा जी भी वहीं रहते थे, वहां से मिली। फिर दोबारा मुझे हैमर किया समय ने, जब मैं विद्या मंदिर में एंटर किया, कि यार ये अपनी मूल प्रवृत्ति है, ये हमारी आत्मा है, हिंदी। उसके बाद फिर सडनली मैं मनोहर भूषण इंटर कॉलेज से, फिर मैंने 9th और 10th वहां से किया। एंड आफ्टर दैट मैंने एक दिन अचानक कुमार सर का वीडियो देख लिया। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझ, वीडियो नहीं अरे ऑडियो। वाह। मेरे हाँ सर्किल हाँ। में मेरा एक दोस्त है, उसके पास मल्टीमीडिया मोबाइल हुआ करता था। उससे पहले यार वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट, कि उससे पहले 9th क्लास में मेरे हिस्ट्री के टीचर ने मुझको बेफजूल में मार दिया था, और गलती मेरे पीछे वाले की थी। वो मेरी चीटिंग कर रहा था, मैं उसकी नहीं कर रहा था, बट ही थॉट कि मैं उसकी चीटिंग कर रहा हूँ, और उसने मेरे हाँ बाल हाँ। नोच लिए थोड़े से। और मैं जितना पेपर देना था मैंने वो दिया, और मैंने उसी हिस्ट्री की लास्ट पेज पे मैंने 3-4 दोहे, क्योंकि रामचरितमानस का पास उन दिनों हर हफ्ते कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर से वो भोंपू की आवाज आ जाती थी। उन दिनों कहते थे भोंपू लगवा दिया 10 तो वो
रामचरितमानस के पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता से, तो ये चीज वहां से थी। तो मैंने दोहों में अपनी पीड़ा लिखी कि यार मेरे कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद भी मुझे इतिहास के टीचर ने मारा, मेरा भविष्य क्या होगा। और फिर मैंने कुमार सर को देख लिया कि कोई दीवाना कहता है, तब हम थोड़े थोड़े 16 साल के भी हो गए थे, 18 साल के हो गए थे, कि कोई दीवाना कहता है। और एक सडनली एक सब टीवी पे कवियों के विशेष एक कार्यक्रम आता है, शैलेश लुड़ा जी, आदरणीय शैलेश लुड़ा जी करते हैं। वाह वाह, क्या तो उसमें बात। हाँ, उसमें राहत साहब को देखा कि हम्म। चांद कि चांद लाए हो ले आओ जमी पे रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमी पे ले रख आओ। दो। हाँ हाँ। तो वो चीजें शायरी ने, और ये दो लोगों ने मुझे मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया। बल्कि 4 इंग्रेडिएंट्स और 2 व्यक्ति। परिवार तो थे ही, वो पारिवारिक चीज हर किसी को मिलती है, हर बच्चे को मिलती है, मैं कोई नया ग्रेस्प करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मुझे जो माहौल मिला, जिसके परिवार से जैसा बुनियादी मजबूती मिलेगी वो वैसा ग्रो अप करेगा। पेड़ को अगर मजबूत बचपने में पौधे में उसको पानी और खाद अच्छी मिल गई ना, तो वो फल भी वैसे ही देगा। उसके बाद उसका रख रखाव में मिल गए मुझे विद्या मंदिर और कुमार विश्वास साहब को मैंने सुनकर इंस्पायर हो गया। आबो हवा मिल गई, संरक्षण मिल गया, बचाव मिल गया। कुमार सर और राहत साहब, यार अपनी बात ऐसे कही जाए तो दुनिया को खराब भी नहीं लगेगी। और चूंकि आप दुनिया के हिसाब से थोड़े अनफिट हो, आप किसी और नजरिए से दुनिया को देखते हो, आपको तकलीफ पहले महसूस होती है सुख के बजाय। मेरा एक शेर है कि दुख ये है कि सुख ये है कि सुख में है बराबर का तू शरीक। दुख ये है कि दुख तुझको बता भी नहीं सकते। मजदूर जो सही पलायन क्या कर बात। रहे हैं, मैं, लोग कहते हैं ना कि दुख बांटने से कम होता है, सुख बांटने से बढ़ता है, मैं नहीं मानता। क्योंकि आप केवल फील तो कर सकते हो, लेकिन वो मजदूर जो साइकिल चला के मैंने अपनी आंखों से देखा है, हाईवे जा रहा है, पोयम यू कांट बिलीव, मैं रोया हूं। और वो यहाँ से मजदूर 15-15, 20-20 लोग थे। रात में हम वाइंड अप करके चीजें जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हमने गार्ड बैठा रखे हैं भैया ने। यहाँ पर अभिषेक यादव भैया है, उनका ये रेस्टोरेंट है, फैमिली रेस्टोरेंट। तो उन दिनों बंद था, लेकिन हमारा एग्रीमेंट पहले हो चुका था। तो वहां पर जब मैंने देखा, एक दिन मैं उनके साथ गया, कि मैंने कहा चलो भैया, यहाँ जो गार्ड है उसका भी हमको करना ही है खाना, तो वो भी खाएगा। तो देखा कि रात में साइकिल से 15-20 लोग जा रहे थे, तो हमने उनका खाना वगैरह बनवा के यहीं पे गार्डन हमने मेंटेन किया, प्राकृतिक वातावरण है खूब। हमने कहा ये बताने की बात नहीं, सब लोग खूब दिखा दिखा के चीजें कर रहे हैं। सेवा इस हाथ से की जाए ना, तो इस हाथ को पता ना चले, वो सेवा भाव है। बिल्कुल। ये मैंने अपनी संस्कृति से सीखा। दादाजी के जमाने में कोई साधु, अगर अब तो ना वो साधु रहे, साधु हो गए राम रहीम, साधु हो गए आशाराम। पहले के जमाने में साधु दरवाजे पे गुजरता था तो वो कहता था अरे दद्दा राम राम जय सच्चिदानंद। तो आते थे तो पहले से तय हो जाता था। एक हमारे दादाजी के 4 भाई थे, एक थे उसमें सूरदास जन्मांध थे। तो वो जब आते थे बहुत दूर से, वो उनके हाथ में एक लाठी थी, उसी लाठी के सहारे वो घर तक आते थे। दादी से मेरे को एक किस्सा याद आया। दादी से कहते थे जिया भूख लगी है हमको, कुछ खाने को है तो दे दो। अरे लल्ला क्या बात है। जिया ने तुरंत चूल्हा गर्म किया और रोटी तैयार करना शुरू करी। जो भी होता था रूखी सूखी वो एज इट इज मिलता था वहां पर। तो कहती जी आप रहने दो, 4 रोटी हो गई, बहुत पेट भर को। बोले लल्ला देखो हमारे यहाँ आया करो तो गिन के रोटी मत खाया करो, रोटी खाओ पेट भर के, गिन के रोटी ना खाए जाते। तो ये होता है। तो वो जो एक भाव होता था खिलाने का, तो वो भाव, वो भावना, वो चीज बुनियादी तौर पर हमको मिली। घर में भले ही कुछ नहीं हो, चीनी का डब्बा, मसालों का डब्बा भले ही खाली हो, लेकिन दिल हमेशा जो है वो स्वागतम करने के लिए तैयार होना चाहिए। वो चीज मिल गई। आप फिर आप जब देखते हो जो आपको किताबों में पढ़ा गया वो कहीं काम नहीं आया, और उस पीड़ा को राहत साहब कह रहे हैं शायरी में, उस पीड़ा को कुमार सर कह रहे हैं। उन्होंने तो बाकायदा पूरा आंदोलन किया, उस आंदोलन में एक पार्टी को खड़ा किया, उस पार्टी ने फिर राजनीति की और उन्हीं के पैरों के नीचे से उनकी जमीन खींच ली। तो ये, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी लड़ाई खत्म नहीं की। कल ही मालिनी अवस्थी दीदी के साथ इंटरव्यू आ रहा था उनका, जी उन्होंने जी जी। उनको एक ऐसा किला बनाना है जिसमें कोई दरवाजा नहीं चाहिए, हाँ, खिड़की होनी चाहिए, खिड़की बाहर से होनी कोई चाहिए। आक्रमण करे तो हम उसका जवाब भी देंगे, जूते भी मारेंगे। तो मैं उस परंपरा का रहा हूँ। और फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने लॉ किया, मेरे पिताजी ने लॉ कर रखा था, तो मुझे भी अपनी परंपरा का निर्वाहन करना था। वो कभी खुशी कभी गम देखी है, दादाजी लंदन गए थे तो मैं भी जाऊंगा। तो बस पिताजी ने कहा कि बेटा पढ़ लिख लो। मुझे कचहरी से 5 साल के प्रैक्टिस में, मैंने ग्रेजुएशन ठीक बाद लॉ में एडमिशन ले लिया। और इधर कुमार सर एक शायर और एक वकील, दोनों लोग जो है वो स्थिति देख रहे हैं समाज की। कानून को कह रहा है कि यार ये स्थिति। अभी मैं एक बुक पे काम कर रहा हूँ, एक मुकदमा यहाँ पर था 304B, डाउरी प्रिवेंशन एक्ट, दहेज हत्या।
एक क्लाइंट था हमारे पिताजी के पास, मैंने उसी की वजह से वकालत इंटरेस्टिंग थोड़ा बहुत लगी, वरना मैं जानता हूं कि अंडर द टेबल कैसे 20 रुपए एक फाइल के दिए जाते हैं। अब तो मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ ना, लेकिन अब तो मैं कवि हूँ, अब तो मैं समाज का आईना हूँ, अब तो मैं सच्चाई कहूंगा, मुझे डर नहीं है, मुझे बिल्कुल। संतोष है। वहां से मैंने देखा कि समाज में क्या गंदगी है। कविता से मैंने जाना इस गंदगी को सफाई करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। तुमसे बड़े लोग ये करके गए, सर ने हमको प्रमोट किया, कितना कुछ किया, लेकिन इस उद्देश्य से किया कि भाई जो लड़ाई हम अपने श्वासों के चलते अगर पूरी ना कर पाए तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, और उसके बाद इसकी जिम्मेदारी आगे को देके आना, ये चेन है, बिल्कुल। जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस चेन। तो वो जिम्मेदारी के साथ काम करना है एज अ वॉलंटियर। साहित्य में, समाज में ऐसा कुछ नहीं है कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, पागल के साथ दिल का काफिया, गलती इंसान से होती है, सर से हो गई। उन्होंने तो इतना कुछ कर दिया, पूरी की पूरी एक जमात, हम जैसी जमात को जागरूक कर दिया, जिसमें से ठीक है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें होती हैं, लेकिन पॉजिटिविटी को जब तक अपनी पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी है ना, तभी तक नेगेटिविटी का थोड़ा बहुत भी प्रभाव है। और ये कलयुग है, चीजें चलती रहती हैं। साहित्य का उद्देश्य यही है कि समाज की सफाई हो, और सबसे पहले उस समाज के प्रति व्यक्ति जो हम है ना, हमारे अंदर की सफाई हो। जब हम अंदर से साफ करेंगे तो आसपास की गंदगी महसूस नहीं कर पाएंगे, और जी जब जी नहीं करेंगे तो होगी भी, दिखेगी भी, तो फिर उसको साफ करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम दूसरे से जो है वो अपेक्षा नहीं करेंगे कि भाई तुम चीजों को साफ करो। साहित्य ने बहुत कुछ सिखाया, वो राहत साहब की हनक और कुमार विश्वास साहब का वो आत्मविश्वास, वो दोनों चीजें ने बहुत इंस्पायर किया। फिर अमन अक्षर भाई का साथ मिला, फिर धीरे धीरे चीजें, जब आप किसी उद्देश्य के साथ अडिग रहो किसी रास्ते पर, सवाल हक का उठा, मैं कितनी हिम्मत जुटा रहा हूं, मैं सबसे पहले भटक गया था, सो सबको रास्ता बता रहा हूँ। वकालत किया तो जाना कि नहीं, आप सिर्फ वकील के तौर पर समाज को, क्योंकि जुडिशरी के भी अपने दायरे हैं, कानून किताबों में अलग है लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर अलग है। उस किताब को मैं 304 को मैं बता रहा था, दहेज हत्या का आरोप एक व्यक्ति पर लगा, एक पति पर लगा, जजमेंट में ये कह रहा है कि असली कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया है, इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ अ जज। और उसके बावजूद भी 304 के क्लॉज ऐसे हैं कि अननेचुरल डेथ हो, बिफोर 7 years हो, या सून बिफोर डेथ क्रूएलिटी हो, और डाउरी डिमांड हो। जो एक टाइम में बड़ी दहेज की मांग करने के लिए, जिसको देखो वो लड़का, हर लड़का करप्ट हो जाता था। मैं वुमेन एम्पावरमेंट की जरूर मैं समर्थन में हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक मनुष्यता के दृष्टिकोण से देखें, नोबडी इज अ मैन, नोबडी इज अ वुमेन, एवरी पर्सन इज अ ह्यूमन बीइंग। तो कहीं बिल्कुल अगर स्त्री सही बात। है तो वो भी मनुष्य है। तो मैंने देखा कि एक मनुष्य के साथ इसलिए गलत हो रहा है, जज भी कह रहा है कि एक क्लॉज है कि ये 4 क्लॉज फुलफिल होंगे तो हम मजबूर हैं सजा देने के लिए। 8.5 साल कि नहीं, कुछ ऐसे लॉ में तब्दीली होनी चाहिए जहां पर स्त्री और पुरुष का भी भेद हो। भेद सिर्फ जातिगत नहीं होना चाहिए, मनुष्यता को आधार मानकर स्त्री और पुरुष का भेद सबसे पहले वो खत्म होना चाहिए। हम सबसे पहले मनुष्य हैं। जी जी ये चीजें मुझे साहित्य ने सिखाई, कुमार सर से बहुत इंस्पिरेशन मिली। तो ऐसे फिर धीरे धीरे पॉलिशिंग हुई। कच्चे घड़े पे अंदर और बाहर दोनों तरफ से हाथ लगता है, बाहर थपकी ज्यादा लगती है, अंदर सलाहियत से जो है वो हाथ रखा जाता है। तो मुझे कुमार सर कहते नहीं है, सबका उधार है तो सबका आभार है। जीवन सबसे बड़ी किताब है जिससे आप जी सीख जी जी। सकते हैं, अनुभव सबसे बड़ी किताब है। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ बूस्ट अप जो बड़े करते हैं ना तो बड़ा सुकून मिलता है। वो सर उस किस्से के बारे में बताइए कि रातों रात आपका शेर वायरल हो गया, और मतलब आपको कैसे खबर मिली और किस तरह से रिएक्शन क्या था आपका? बहुत बहुत जबरदस्त फील थी वो। प्रबुद्ध भैया का मेरे पास मैसेज आया था कि आयुष गुप्ता एक मेरा बरेली में है, जिसने कुमार सर का एक वो इंडियन ऑर्गोमी आर्ट में वो बड़ा फाइन है, वो पेपर को बिना कट ऑफ फोल्ड किए वो नाम लिखता है। कुमार सर का भी उसने नाम लिखा था और वो गिफ्ट देना चाहता था। कुमार सर तक पहुंचा, घर पे भी आया था सर के साथ, सर को मिलने वो। तो उसने मेरे को, कुमार सर ने, वो बड़ा अपडेट रहता है, मैं थोड़ा सा इस मामले में बैकवर्ड हूँ, टेक्नोलॉजी के मामले में वो अपडेट रहता है। तो उसने रेखता वाला वो देख रहा था, मैं आलसी भी था। मेरे पिताजी रोज सुबह कहते थे कि जल्दी उठा करो, मैं 10-11 बजे उठता था। वो कहते थे देखो घर के सामने चाय वाला है, वो रोज सुबह 3 बजे उठता है यार, और तुम तक नहीं उठ पाते हो। मेरे पिताजी वो 35 साल से चाय ही बेच रहा है, अब तो खैर चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो स्कोप ज्यादा है। लेकिन मेरे पिताजी वो सिर्फ 35 साल से चाय बेच रहा है और मैंने वकालत कर ली है। तो ये नहीं है कि हम कितनी देर से उठ रहे हैं, किस समय को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो वो मन, तो वो खैर अलग बात है। तो वो मैं अपना काम केवल लिखावट में करने लगा। मैं जो है क्लब की तरह मैं राहत साहब को और कुमार विश्वास सर को मैं मानता था, मैं फिर अपडेट होने लगा। और इधर
इतना भी नहीं था जितना वो आयुष गुप्ता था। तो उसने वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, फेसबुक पे मैं आ गया था मेरे दोस्त की वजह से। मैंने कहा यार क्या घट करता रहता है तू घंटों यहाँ पर गिटर पिटर। बोले यार मैं अपने कॉलेज में दोस्तों से बात करता था, मैंने मेरी भी आईडी बना दे। तो दोस्त ने ही मेरा नाम रखा, मेरा नाम राहुल है डॉक्यूमेंट्री ने, मध्यम सक्सेना। बोले क्या नाम रखूं, मैंने कुछ ऐसा यूनिक रखे यार कि मैं जैसा नेचर वाइज हूँ। तो बोले मध्यम रख देते हैं। तो उन्होंने तो थोड़ा मजाक उड़ाया। मैंने कहा यार बट मैंने थॉट ये सोचा बीइंग अ पोएट कि मैंने यार नाम अच्छा है, यू शुड बी अ मीडिएटर। आप किसी भी दो परिस्थितियों में एक पुल का काम करोगे तो आपके ऊपर से लोग गुजर के जाएंगे, आप और पुल का धन्यवाद जरूर करेंगे कि हमें इस ओर से उस ओर पहुंचाने का धन्यवाद। तो मैंने कहा मध्यम नाम ठीक है, तो मध्यम नाम कर दे। मध्यम नाम कर दिया करके वो पॉजिटिव रहा। राहुल से मध्यम, राहुल शाहरुख खान का भी है, उसकी बहुत सारी पिक्चरें शाहरुख खान सर की फ्लॉप भी हुई हैं, लेकिन अपना अभी तक मामला ठीक ठाक चल रहा है। तो हम पुल की तरफ करते चले गए, दोस्तियां हुई। तो वो उसने आयुष ने मेरे को वो भेजा, बोले भैया कुमार सर ने आपका शेर जो है वो रेखता में पढ़ा है। अरे मैंने कहा यार गजब आ गया। फिर मैंने प्रबुद्ध भैया से मेरी संपर्क था, प्रबुद्ध भैया से मैं बात करता था फेसबुक में। मैंने उनको कहा भैया सर को मेरा बहुत बहुत आभार कहना, मैं छोटा हूँ, मैंने बहुत दृष्टताएं की हैं, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, तो मैं उत्पाती रहा हूँ चूंकि तो उन्होंने मेरे पिताजी हर बार कहते थे कि यार अदालत में जब जाओ ना, तो जब अदालत की दहलीज हो ना तो अंदर जाना तो वैसे ही वकील बन जाना, और अदालत की दहलीज के बाहर रहो तो विद्यार्थी रहना। तो उस वक्त गुरु से मैं बात करने, अपनी संवाद रखने जा रहा था जिसको मैंने इतने साल तक पूजा है। तो मैंने उनसे कहा कि सर, प्रबुद्ध भैया से मेरी बात हुई, सर से मेरी आज भी हिम्मत नहीं होती है, हालांकि सर का व्हाट्सएप नंबर भी है, सब कुछ है, सर मेरे पे बरदस्त बनाए हुए सब कुछ है मेरे पास। आई एम सेइंग ऑन दिस लाइव स्टेटमेंट, नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी आई एम सेइंग, मैं अपनी भावनात्मक रूप में चीजें बता रहा हूँ। तो सर मैंने बस इतना ही कहा प्रबुद्ध भैया से, भैया उनको मेरा प्रणाम कह देना कि इतनी कृपा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। सर हमेशा कहते हैं कि आप एक निमित्त मात्र हैं कार्य। जब कोई परिवर्तन करना होता है ना ईश्वर को, तो वो माध्यम ढूंढता है, ईश्वर स्वयं नहीं आता। राम को हमने मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, भगवान राम हमने बना दिया। जिस सर कहते नहीं है जिसके मार्ग पर आप चल नहीं पाए तो उनकी मूर्ति खड़ी कर दो, गांधी जी बना दो। जबकि हमारा वास्तविक उद्देश्य है उसके मार्ग पर चलना। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हमें मर्यादित होना था लेकिन हम मर्यादित नहीं हो पाए, तो हमने उनको प्रभु बना दिया, जबकि उन्होंने मनुष्य रूप में सारी बात कही। तो मनुष्य रूप में जो हमारा उत्तरदायित्व है हमें उसको पूरा करना है। तो हमारी चीजें, वो शेर मेरे पास आ गया, सर का मेरे को ब्लेसिंग्स आई। मैंने सर को बस कहा कि बस मैं ठीक चल रहा हूँ, इट मीन्स दैट अगर किसी बड़े व्यक्ति ने मेरा नाम उद्धृत किया है तो इसका मतलब ही सेइंग दैट, इशारों में बात होती है, शायरी कहते हैं इशारों का नाम है। उन्होंने इशारों में बता दिया कि भाई 1.5 साल से 2 साल से 3 साल से जो भी तू कर रहा है, या अब तक तो जो बचपने से जिस माहौल में भी रहता हुआ आ रहा, तेरा माहौल ठीक है। ये माहौल, ये ब्लेसिंग बहुत मिलती है। फिर इंदौर का सफर हो गया, फिर वो कोइंसिडेंटली जैसा एक मूवी में चीजें होती है ना, सडनली समय आपके अनुरूप फिर चलता रहता है। बड़ों की, बुजुर्गों की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। सर फिर मैं सर की बातों को ही दोहराता हूँ। सर हमेशा कहते हैं कि सर ने कहा होगा, एक स्टेटमेंट कहा था, मैंने सुना था कि निश्चित रूप से मैंने तो कुछ उत्पाद किए ही हैं, लेकिन मेरे पिछले जो पूर्वज है ना, उनके पुण्य कर्म है जिनका मुझे फल मिल रहा है। तो हमसे जो पहले की पीढ़ी है वो कुछ सोच समझ के ही करती है हमारे लिए। कोई भी बाप अपने बेटे का बुरा नहीं मानता, कोई भी अभिभावक अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचता। तो ये सब अभिभावक के रूप में उन्होंने समाज में बुराई है तो अच्छाई भी है, नजरिया, दृष्टिकोण। अंकित काव्यांश भाई कहते हैं कि आपका दृष्टिकोण अगर समाज के प्रति सकारात्मक है तो आप अच्छाई भी उतनी तरीके से ढूंढ लेते हो, भले ही थोड़ी सी, एक जुगनू कर दिया अंधेरे में। और फिर तो जब आप अगर बनाने के लिए जो महायोद्धा हैं, जो राह साहब हैं, जो सरकारों के विरुद्ध भी उन्होंने कहा, तो आपको सच्चाई का दामन नहीं छोड़ना है, बस यही हमें लकीर पे चलना है। एक मेरा दोस्त है वो कहता है कि प्रेम बड़ों के पद चिन्हों से अपने पांव बचा चलना है। तो जो बड़ों ने एक लकीर सीधी खींची है ना, उस पर अगर आपकी नहीं चलने की क्षमता है तो उसके बराबर में उसके पीछे पीछे भी चलिए, तो यही बहुत बड़ा उपकार है। साहित्य का सबसे बड़ा उपकार यही है कि हम कुछ नया उद्धृत ना कर पाए, नया ना लिख पाए, लेकिन जो हमारी परंपरा है, जो संस्कृति है, उसको बचा लें, यही उस पर बहुत बड़ी कृपा हो। भैया वो शेर सुना दीजिए वो शेर। आखिरी तह आपको मध्यम सक्सेना बना दिए। मैं शुरू कर देता हूँ सीधी बात। शायरी तो मेरी पहली मोहब्बत है। फिक्र की आखिरी तह तक खंगालता है मुझे। मैं थोड़ी सी मोहब्बत की बात करता हूँ, मैं थोड़ी सी प्यार से बात करता हूँ। कभी कभार तुमसे कोई पूछे, यार दीदी कि यार कोई ऐसा लड़का है जो तुमको कुछ एक्स्ट्रा केयर करता है, आई एम नॉट टेकिंग, नॉट सेइंग अदरवाइज, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पैम्परिंग, तो कहीं ना कहीं प्रेम पवित्र होता है, प्रेम बहुत पवित्र है।
इश्क को अपवित्र कर दिया है, और वो भी लिपि ने, जी जी। एहसासों में नहीं। जो बचपन में माँ बाप सिखाते थे कि प्रेम करो, और जवानी में 18 साल के बाद लड़की और 21 साल के बाद लड़का अगर पिताजी माता जी से कहें कि मुझे इश्क हो गया है फलानी लड़की से, तो वही जूता लेके चल जाते हैं। तो ये लिपि, ये जबान, ये राजनीति है। तो कोई पूछे तो बस उस ख्याल को आप दबे पाओ, अब बताना पहले बड़ी बेझिझक। राधा कृष्ण को आप पूछते हो, उनके प्रेम को पूछते हो, लेकिन अगर कोई वही पवित्र प्रेम करता है तो उस पर आप एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क उठाते हो। समाज, ये है साहित्य की जिम्मेदारी। तो वहां पर मैं उस असमंजसता को शेर में मैंने तब्दील करने की कोशिश की कि फिक्र की आखिरी मध्यम सक्सेना, तुम किससे मोहब्बत करते हो? हमने भी लव मैरिज की, सर नहीं कराई, हमारा वरदास फिर भी उन्होंने रखा। तो कई लोगों ने पूछा, दबे पांव कर रहे थे, भरत भूषण पंत दादा को मालूम था। तो फिर वहां पर उस दौरान वो शेर हुआ कि हमने बताया भरत दादा को, यार वो है। तो भरत, वहां पर शेर हुआ कि फिक्र की आखिरी तह तक खंगालता है मुझे, फिर अपने आप से बाहर निकालता है मुझे। बड़ी सोच समझ के जवाब देते हैं क्या बात कि यार फलानी बंदी है, फलानी लड़की है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। फिक्र की आखिरी तह तक खंगालता है मुझे, फिर अपने आप से बाहर निकालता है मुझे। मैं वो सवाल हूं जिसका कोई जवाब है, नहीं। जवाब देंगे। हर व्यक्ति अपनी अपनी सोच रखता है, लेकिन मैं इश्क कर रहा हूं, मेरा उत्तरदायित्व है ये। मैं वो सवाल हूं जिसका कोई जवाब नहीं, हर एक अपने तरीके से टालता है। क्या जिसके बात है। पास पूछने जाए कि क्या समाधान है, वो सर के जहन में रहा सही वक्त पर, वो उन्होंने कोट कर दिया सर ने, मुझे याद रखा। ये बहुत बड़ी कृपा है। फिर वही मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा मेरा। जी जी सर, उसके बाद आपने दुबई मुशायरे पढ़े, जिसका सपना हर शायर और हर यार कवि का मैं होता तेरे को है। दीदी कह रहा हूँ तो मेरे को तुम मेरे को सर कह रही हो यार, ये रिश्ता समझ में नहीं आ रहा। भैया, आपने दुबई मुशायरे पढ़े, अब ठीक है। हाँ, हाँ आपने बिल्कुल। दुबई मुशायरा पढ़ा, जिसका सपना हर शायर हर कवि का होता है। तो जब जी, उस मंच पर आप खड़े थे तो क्या क्या ख्याल आ रहे थे मन में? डर लग रहा था? ये लग इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। ये एक सपने के सच होने जैसा है, और ये एज इट इज स्टेटमेंट मैंने दुबई मंच से भी कहा। और मैं राहत साहब के साथ, जिनको आप आइडल मानो, वो पहला स्टेज था मेरा। और वो मेरी पीठ पर अभिभावक के तौर पर, जब आप को होश नहीं रहता तो वो अभिभावक आपके माता पिता होते हैं। जब आपको होश आता है, विद्यालय में जाते हो, तो वो अभिभावक आपके टीचर्स होते हैं। जब आपको हम्म। होश आ जाता है तो वो आपके मार्गदर्शक होते हैं। और वही मार्गदर्शक, वही अभिभावक जब आपकी पीठ के पीछे आपके अचीवमेंट के दिन हो, और वो एक होता है ना, मैंने एक मुकदमे में, यूसी पांडे एक जज साहब हुआ करते थे, मुझे किससे याद आ रहे हैं यहाँ पर। मैं वकालत के दौरान 302 का मुकदमा था, मर्डर केस, पैरोडी बेल थी। तो पिताजी ने कहा कि मैंने हाथ से बेल एप्लीकेशन लिखी थी, मेरा राइटिंग बहुत साफ था। मैं जब विद्या मंदिर में था तो 6th स्टैंडर्ड में मैंने 7th और 8th को पछाड़ा। मैं स्कूल टॉप किया राइटिंग कॉम्पिटिशन, हिंदी इंग्लिश को। तो पापा ने कहा बेल एप्लीकेशन हाथ से लिख दे, टाइपिंग के पैसे कहाँ खराब करेगा, बच जाएंगे, तू रख लियो। तो मैं 302 के मुकदमे में बेल देने गया। 3 लोगों की बेल हो चुकी थी। यूसी पांडे जज साहब किसी को बेल, मतलब बेल क्या, उनकी अदालत में अगर मुकदमा गया तो हाथ जोड़ते थे वकील की, अब तो सजा होनी तय है। मैं हम्म। पहला व्यक्ति था, मैं पहला नया चूजा था जो वहां से बेल लेके आया। और 4000 वकीलों में हड़कंप मच गया कि यार अरुण बाबू का लड़का जो है वो बेल ले आया यूसी पांडे साहब की अदालत से। तो उन्होंने पूछा कि कौन किसके पास बैठते हो? स्टेनो को बुलाया, बोले बेल एप्लीकेशन टाइप करी, बोले हाँ बेल तो अलाउ कर दी, लेकिन तुम्हारा सीनियर कौन है? तो मेरे कंधे पे एक हाथ आया और मैंने उस हाथ को रखा। आई वॉज सो इन्वॉल्व इन दैट बेल आर्ग्यूमेंट कि मैंने हाथ हटा दिया। तो फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरे पिताजी मेरे सर पे, पीठ पे हाथ रखे हुए, कि वो सुन रहे थे मुझे कि मैं क्या आर्ग्यू कर रहा हूँ। हालांकि बेल बेल इज इजी, लेकिन फिर भी एक अभिभावक के तौर पर कि कोई भी कठिन से कठिन स्थिति जब आपके पीछे कोई बड़ा खड़ा हो ना हाथ रख के, बहुत सहज हो जाती है। राहत साहब थे, मुनव्वर राणा साहब थे, मनीष शुक्ला भैया थे, कुमार सर ने स्पेशली मेरे को, मैं उनके पास यहाँ से गाजियाबाद पहले मैं उनसे आशीर्वाद लेके गया था, क्योंकि मेरे को वहां जाना था। वो कुर्सी मेरा ख्वाब था। मैं पहला व्यक्ति बना। जुलाई में ही इस रंग देश में इंदौर में कार्यक्रम हुआ था, वहां पर सर ने कहा था कि ये 7 समंदर पार जाने वाला है। तो आई वॉज एंक्शन, लेकिन मैंने कभी मांगा नहीं। और ना मांगने के बावजूद भी ना, ईश्वर इतना दयालु है कि वो सब कुछ देता है। बस आपको परीक्षा देना आपका धर्म है। जब कोई बड़ा काम आपसे कराना होता है ना ईश्वर को, तो वो परीक्षा आप ही की लेता है, क्योंकि उसको, ईश्वर को जब ये विश्वास हो गया कि उस परीक्षा में उत्तीर्ण आप ही हो सकते हो, तभी वो आपसे परीक्षा ले रहा है। ईश्वर कोई काम गलत नहीं करता, आपके बड़े बिल्कुल कोई बिल्कुल। काम गलत नहीं करता। तो इसका मतलब सर को मालूम था कि मैं उस परीक्षा में उत्तीर्ण होऊंगा, इसलिए वो कार्यभार मुझको सौंपा। और मैंने उस कार्य, सर ने मेरी पीठ पर दबाई, बोले वो राह साहब की कॉपी मत करना,
बोल दिया था। और फिर बाद में प्रबुद्ध भैया के थ्रू उन्होंने बताया भी कि क्योंकि मेरे राह साहब आइडल थे भाई, छवि होती है। अमन अक्षर को कुमार सर ने गीत महोत्सव जो पहला कार्यक्रम था, अमन को कहा था और हमको कहा था कि इन लोग अमन में कि थोड़े थोड़े गोपाल दास नीरज जी हैं। पहला स्टेटमेंट फ्रॉम अ स्टार, दो नए चूजों के लिए अमन अक्षर। और गीत महोत्सव वॉज एस्टेब्लिश्ड उस साल। अमन मैं सबसे पहले पढ़ा सुपरहिट, जबकि कोई खास शेर नहीं थे। अमन पढ़ा सुपरहिट। फिर कुमार सर ने जो पहले और बाद की भूमिका बनाई, पहले तो ये कि आपके आंगन की तुलसी है अमन, अरे आपके आंगन की तुलसी है मध्यम, इसको हरा रखना आपकी जिम्मेदारी है, श्रोताओं का मन मोह लिया। फिर उसके बाद पढ़ने के बाद जब हमको हिट हो गए तो बताया कि आपको तुमको क्या जिम्मेदारी है। कुमार सर ने, मुझे ध्यान है कि कहा कि मेरे पढ़ने के बाद कहा था कि मुझे मध्यम को देख के याद आ गए कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे मैखाने में। महफिल। और अमन जब पढ़ के बैठा था तो अमन के लिए कहा था सर ने कि इसके अंदर थोड़े थोड़े गोपाल दास नीरज जी हैं। अब पॉलिशिंग कैसे कर रहा है, बड़ा कितने सहज के, अंदर से तो नजाकत से हाथ रखा हुआ है कच्चे गड़े पे, और बाहर कैसे थाप रहा है। कहा था सर ने कि इसके अंदर थोड़े थोड़े गोपाल दास नीरज जी हैं, थोड़े थोड़े किशन सरोज जी हैं। लेकिन जब एक आयु के बाद इसको अनुभव होगा जीवन का, तो ये बाकी सब लोगों को अपदस्थ करके स्वयं का अमन अक्षर जागृत करेगा। कौटिल्य अकेडमी का बहुत बड़ा योगदान गीत महोत्सव में, श्रीदान जोशी सर, मनमोहन जोशी सर, जिन्होंने वो कार्यक्रम करवाया। व्यासपीठ पे वो कार्यक्रम हुआ था, व्यासपीठ छोड़ के 6 कवि इधर थे, 6 कवि इधर थे। विनीत चौहान दादा, बाल कवि वैरागी दादा, आलोक श्रीवास्तव दादा, इतने बड़े बड़े नाम, और हम 4, अभय सिंह भैया, क्षितिज भैया। और फिर उसी मंच पे हम 4 लोग जब परफॉर्म कर चुके थे तो एक नई परंपरा शुरू हुई, लाल किले की परंपरा। वो जहां पर 30 कवि आते थे और एक वही जो होता है ना खादी पहन के, उस परंपरा में तब्दीली हुई। सर ने फिर मैं फिर उद्धृत करना चाहूंगा मालिनी अवस्थी जी के सेशन में, मैं कल कहा भी था, और ये बात मेरे मन में थी कि आप क्या कह रहे हैं और जो मैं सोच रहा हूँ वही कह देते हैं, क्योंकि भाई बड़ा तो बड़ा होता है, गुरु तो गुरु है, गुरु से तेज थोड़ी ना चल सकते आप। तो उन्होंने क्या अच्छी बात कही थी कि हमको, उन्होंने लाल किले पे 10 नए कवि रखे, जिसमें 4 हम लोग थे, क्षितिज भैया थे, अभय नरविक भैया थे। वहां से नई परंपरा शुरू हुई। 10 कवि ऐसे कि नए, 10 कवि ऐसे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, और 10 कवि ऐसे जिनके पास अनुभव है। तो स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा था। लेकिन वो राजनीति तो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव डाल देती है ना। फिर बाद में जो आम आदमी पार्टी में इन्वॉल्वमेंट हुआ, जब तक सर वहां रहे तब तक साहित्य के लिए कितना अच्छा काम हुआ, और जब तक साहित्य के लिए काम हो रहा था तब तक अन्ना आंदोलन हुआ था, अनशन हुआ था, असत्य के खिलाफ, किसी गंदगी के खिलाफ आवाज कितनी बुलंद हो गई थी। लेकिन फिर वही राजनीति ने अपना काम किया। तो जब राजनीति जैसी टुच्ची चीज अपना काम कर सकती है, तो हम साहित्यकार तो कर ही सकते हैं। कलम चलाने का काम है, अपनी मर्यादाओं में रहकर अपने शब्द के माध्यम से जितने भी शब्द वेदी पर भेज सकेंगे, छोड़ सकेंगे, छोड़ेंगे, जरूर छोड़ेंगे। ये अपने दायरे में रहकर आवाज बुलंद करें। भैया, आप अभी तक जितना भी जिक्र हुआ उसमें आपने कृष्ण भगवान का जिक्र किया बार बार अपनी बातों में। तो मैं आपका एक गीत है कृष्ण भगवान पर ही, वो अगर हमारे दर्शकों के लिए हो जाए, वो मुझे भी बेहद पसंद है। जरूर, बहुत धन्यवाद। मैं पढ़ता नहीं था, मेरी दादी को ये पंक्तियां बहुत पसंद थी। मेरे को शायरी ने ज्यादा मैं मुतासिर हुआ शायरी से, राह साहब से ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ, और कुमार सर से वाक चपलता और हिंदी कविता के प्रति प्रेम, हिंदी साहित्य सीखा। तो मेरी दादी को, चूंकि उर्दू जो थी वो केवल मैंने जो अदालती कार्रवाई होती है, अदालत लफ्ज खुद उर्दू का है, वहां मैंने कचहरी में आके उर्दू और हाथ इंदौरी साहब का दोनों हैमर हुए, तो वहां से शायरी आई। लेकिन उससे पहले मैं दोहे, रामचरितमानस का था मामला, तो वहां मैंने वो, दादी को वो छंद बड़ा पसंद था। दादी कहती थी लल्ला तुम्हारी हमारी शायरी तो नहीं पसंद आती है, लेकिन ये छंद तुम्हारा बहुत अच्छा है। तो वो मैं सुनाता था। गुरु की तहत गुरुजी आते रहते थे हमारे घर में, तो मैं ये सुनाता था। उसकी भूमिका सिर्फ इतनी सी थी। हमारे गुरुजी का स्वर्गीय की स्मृति शेष महामंडलेश्वर श्री केशवानंद पुरी जी महाराज, केशव स्वयं कृष्ण का नाम है, तो वो कृष्ण से प्रेम बचपन से रहा। जन्माष्टमी में मंदिर राम जानकी में बहुत कार्यक्रम होते थे, तो मैं पूरा वो तखत सजाता था, साड़ियां वाड़ियां ले लगा के, और कृष्ण जी का झूला लगता था। 12 बजे मटकी फूटी जाती थी, हर साल ये होता था। मैं वो सजाता था पंटानी अम्मा के साथ। तो मैंने वहां उस दौरान लिखा था, यानी वो बीज वहीं से पड़ चुका था। तो उसमें ये था प्रसंग कि भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल छोड़कर मथुरा जा रहे थे, तो सब बड़े परेशान हो गए कि अब हम उस शख्स के बिना कैसे जिएंगे जिसको हमने बचपन से देखा रासलीलाएं करते थे। तो वहां पर एक बड़े तथाकथित, मैंने नहीं सुना कि वो ज्ञान के अहंकार में थे या नहीं थे, लेकिन हाँ
जैसा कि पढ़ा या पढ़ाया गया हमको, तो अब तक जैसा पढ़ाया गया वैसे ही बुद्धि बनी। तो ये बताया गया था कि उद्धव को अपने ज्ञान पे अहंकार था। तो उद्धव ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण तुम जाओ जाओ अपना कर्म करो, मैं इन सबको संभाल लूंगा, इनको थोड़े से ज्ञान की कमी है। तो वो अहंकार भाव छलक गया। तो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण सब मुस्कुराए थे। श्री कृष्णा एक नाटक आता था रामानंद सागर जी का, उसके बाद आता था रामायण जी, भगवान राम का जो अभी आ रहा था प्रोग्राम, फिर आता है शक्तिमान। रामायण। तो उस दौरान का रामायण, उस दौरान फिर लिखा था। तो उस दौरान श्री भगवान श्री कृष्ण उस सीन में सिर्फ मुस्कुराए थे, उद्धव से कुछ कहा नहीं था। तो मैंने वहां लिखा कि ये मुस्कुराए क्यों होंगे यार, क्या कहना चाहते होंगे, प्रेम इतना बड़ा हो गया ज्ञान से। तो प्रेम और ज्ञान के बीच संवाद स्थापित मैंने छठी क्लास में कोशिश की थी। विद्या मंदिर का प्रभाव था ये। अरे वो ढंग ये था कि कविता में मैंने बदला, वो ये सुनिएगा कि यमुना तट को, वन शिवट को, मन के हठ को समझाओगे कैसे, मन के हठ को समझाओगे कैसे, राधा के नैनों के नीर को मीरा की पीर को धीर धराओगे कैसे, कान्हा के नाम का प्रेम पीयूष पिया है जिया है यहाँ सबने, उधो ये तो बता दो कि प्रेम के रंग पे ज्ञान का रंग चढ़ाओगे कैसे। 3-4 दिन से लगातार यहाँ आ रहा हूँ काम करने, तो मेरी गला आवाज गर्मी में सब बैठ गई है। और मैं कोई पंडित शास्त्री तो हो नहीं, नहीं शब्द नहीं, का अभी भी बेहद सुंदर लग रहा है। भावनाएं जरूर है। तो वो ये छोटी सी एक यात्रा है, और बाकी तो समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जी जी। बाकी सब चीजें मिल ही रही हैं अनुभव से भैया जब धीरे आप धीरे। लिखते हो तो, ऐसा कुछ सोच कर लिखते हो कि श्रोताओं को पसंद आएगा या नहीं, या फिर ये होता है कि नहीं मुझे पसंद आ गया ठीक है? सोचने का काम दिमाग का होता है, और इस वक्त दिल के काम की जरूरत होती है। दिल का काम होता है महसूस करना, और कुछ खुदादार चीजें ऐसी होती हैं जो ईश्वरीय प्रदत्त होती हैं, जैसे आर्टिस्टिक चीजें। सोनू निगम साहब को जो आवाज मिली है ना, वो ईश्वर ने उनको दी है। जो पेंटिंग एम एफ हुसैन साहब बनाते हैं, वो खुदा ने उनको दी है कला। तो एम एफ हुसैन कोई दूसरा नहीं हो सकता, कुमार विश्वास साहब कोई दूसरे नहीं हो सकते, राज साहब कोई दूसरे नहीं हो सकते। लेकिन इन सब चीजों का एक ग्रामर है, कविता का एक ग्रामर है, आर्ट का एक बेसिक पेंसिलिंग स्केच करने का एक तरीका है। तो वो ग्रामर बाद में है, लेकिन उससे पहले, दिमाग से पहले, लिखने से पहले महसूस करना जरूरी है, दिल का काम आता है। अगर आप अपने सेंसिटिव हैं, भावनाएं पहले आएंगी। जैसे एक नवजात शिशु होता है ना, वो जब राह साहब कहते हैं कि एक शेर लिखने में मुझको उतना दर्द होता है, आज तो यूट्यूब पर यूं वायरल हो गया, लेकिन राह साहब को मैंने जुमला बदायूं में 10,000 की भीड़ में मैंने बदायूं गया था मैं राह साहब को सुनने। तो राह साहब ने उस दौरान ये जुमला किया था कि एक शेर लिखने में आपको, तो अभी नया नया यूट्यूब आया था, उन्होंने कहा था कि आपको तो, अब कहते हैं यार ना राह साहब कुछ नया सुना दो, तो बोले अभी नया सुना दूं। एक शेर लिखने में मेरी जान उतना दर्द होता है, एक मिसरा लिखने में, जितना एक प्रसव पीड़ा के दौरान एक माँ को होता है, उतना लगाव होता है। तो ये मैंने ये चीज देखी कि हाँ यार, आपको महसूस करना पहले जरूरी है। जब तक आप दुख जरूरी नहीं है, दुख सुख भी महसूस करो, जितना नेगेटिविटी महसूस कर रहे हो उतना पॉजिटिविटी महसूस करो। फिर क्राफ्टिंग का काम, किताबें हैं और सोशल प्लेटफॉर्म है। अब तो मंदिर और मस्जिद से चोरी हुई चप्पल ही नहीं मिलती, बाकी गूगल पे सब मिल जाएगा, अहर बहर जो कुछ भी है। और उसके बावजूद भी नहीं सीखनी है। वो है ना एक शेर की, इसका कूद के डूब के जाना पड़ता है, इश्क का दरिया आग का दरिया है जिसमें डूब के जाना पड़ता है। तो अब तो कूद के जाने की भी ओपन माइक की एक परंपरा आ गई है, तो आप कूद के जाइए, तो कूद के जाने वाले भी लोग हैं, तो ओपन माइक में चल रहा है। लेकिन महसूस, उन लोगों को महसूस बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आप क्राफ्टिंग भी थोड़ी सीख लो। ये शेर मेरा इसलिए है क्योंकि मुझे 6 साल की यात्रा के दौरान, हम जब कुमार सर ने प्रमोट किया था तब कच्चे लोग भी नहीं थे। हम उस सर के बाद की परंपरा के मतलब सर ने हमको बुनियाद के पत्थर में हमको लगाया। हम भले ही ऊपर की इमारत से छिप जाए, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि भाई मजबूती बनाए रखना, और सर उस मिट्टी की तरह है जो उस बुनियाद को जकड़े रहेंगे। तो हम वो पहले आए, तो हमें और हमारी आगे वाले से अपेक्षा है कि भाई महसूस करो, ग्रामर सीख लेना, क्राफ्टिंग सीख लेना। जबरदस्ती शायरी प्रोफेशन नहीं है, शायरी को, कलाकारी को आप प्रोफेशन बना लो, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन आपका ज्ञान जरूरी है, आपको जानना जरूरी है चीजों को। जब तक आप महसूस नहीं करोगे तब तक आप सोच नहीं सकते।
तो भैया बार सोचने से बार ना नीचे आपके फैंस की डिमांड आ रही है घड़ी वाले शेर के लिए, 3-4 बार लिख चुके हैं। दिले बीमार को चारागरी अच्छी नहीं लगती, ये उस दौरान था जब मुझे इश्क हुआ था, और मैं किस अरे दो वाह। लोगों के अलावा एक शशांक शुक्ला बास भैया को जानकारी थी, और एक भरतभूषण पंत दादा को जानकारी हुई थी, और दोनों ही नहीं है अब इसका शरीर। तो जब भी नाराज हो जाती थी तो मैं, ये दोनों समझ जाते थे मेरे मिजाज से कि रात में भरतभूषण पंत दादा मेरे से बात करते थे, शशांक भाई भी मेरे से बात करते थे। ये यमुना तट वाला सबसे पहले मैंने उर्दू एकेडमी दिल्ली में शशांक भाई के कार्यक्रम में पढ़ा था। मैं कहीं नहीं पढ़ता था, जबकि मेरे सबसे प्रिय थी, मैं शायरी पढ़ता था। मुझे लगता था कि यार मैं कहाँ, मुझे शायरी ने एक्सेप्ट कर लिया, मैं कहाँ हिंदी पढ़ता रहूंगा, ये लोग एक बार में उड़ा देंगे, पेट की भी तो जरूरत है। तो फिर ये मैंने शेर वहां लिखा उस दौरान जब इश्क मुश्क चल रहा था हमारा, और पूरा हम बच्चों बच्चों के नाम सोच चुके थे कि यार ये रखेंगे, अब तो शादी वादी करनी है। तो उस दौरान लिखा था, जब हमने सोचा असल की स्थिति में थे, पिताजी को बताएंगे, यार पिताजी तो मार डालेंगे हमको, इधर इनके भी पिताजी भी जो हैं वो पॉलिटिक्स में अच्छे कद्दावर नेता है, मार ही डालेंगे बाबा हमको, शायरी वारी सब निकल जाएगी। तो तब लिखा था कि यार हमको तो कोई समझेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारा काम इश्क करना है, करते हैं। तो एक शायर जैसे बोलता है, जो मैंने महसूस किया वो लिखा कि दिले बीमार को चारागरी अच्छी नहीं लगती। भाई अब जो कर लिया, कदम उठा लिया, वो उठाना तो भाई है, करना तो भाई। पिताजी मेरे हमेशा कहते हैं तुम बड़े जिद्दी हो, लेकिन मैंने एक स्टेटमेंट सुना है कि आप कोई भी कार्य करो, गलत या सही सोचकर मत करो, करने के बाद उसको सही प्रूव जरूर करवा दो दुनिया को। तो प्रूव करवाने में लगे हुए हैं कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तलवार उतने ही दायरे में घुमाएं जितने की दूसरे की नाक ना आए। तो मैंने शेर लिखा कि दिले बीमार को चारागरी अच्छी नहीं लगती। चारागरी कहते हैं इलाज को। कोई हमारी बात समझ ही नहीं रहा था, इसे तो कोई अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे साथ इतना खूबसूरत वक्त गुजरा है, तुम्हारे बाद हाथों में घड़ी अच्छी नहीं लगती। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। एम्स्टरडेम से आ गई एयरपोर्ट, तो एक सेकंड उनको वहीं से दूर से सी ऑफ करके चले गए, फिर वो वापस एम्स्टरडेम चली गई। साल में एक मुलाकात हुई, वो भी बस T5 से वो T2 चली गई, और मैं लखनऊ से भागता हुआ गया हूँ गोष्ठी करने के बाद, सीधे बस पकड़ के वो जो परी चौक वाला हाईवे है, अर्पित अदब मेरा मौसेरा भाई है, उसको पूरी जानकारी है, और मैं सुबह से बुलाऊं, ट्रेन छूट गई है, फिर मैं बस से जा रहा हूँ कि एक बार बस एक झलक देख लूं। तो ये जो महसूस किया ना, वो सब उसी का बाहर निकलना है शायरी। आप अगर अच्छा गा सकते हो तो आप उसको गा के अपना एहसास करने वाली चीजें बताओगे। भैया पर इंस्टाग्राम हमें, भैया 10 मिनट बचे हैं हमारे पास। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन ये एक है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवि मध्यम सक्सेना और ब्रांड मध्यम सक्सेना, तो इन दोनों का कितना प्रतिशत आपको लगता है कि मतलब कि हो चुका है, या फिर किस तरह? ब्रांड जीरो, ध्यान ब्रांड मतलब कितना जीरो। ध्यान रखते हो इसको, मतलब आप? ध्यान तो हाँ, ध्यान रखना जरूरी है, सब चीज का ध्यान जरूरी है। जिम्मेदारी अपनी जगह, जीना अपनी जगह, बाध्यता अपनी जगह, ग्रामर अपनी जगह, महसूस करना अपनी जगह। ईश्वर ने आपको 5 सेंसिटिव जो है वो ज्ञानेंद्रियां दी रखी है, और एक 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 ऐसा पार्ट है ना, जो बॉडी का पार्ट नहीं है, लेकिन वो हर मनुष्य के पास है, जो उसको जानवर से अलग करता है, वो है विवेक। विवेक इज नॉट अ फिजिकल पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो सही और गलत का फैसला करना ये मनुष्य पे छोड़ा गया है। ये मैंने लॉ में भी सीखा। मेरे पिताजी कहते हैं 5 W और 1 H हमेशा रखना। एविडेंस एक्ट है ये। हु, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट और हाउ। तो ये जब इन सारे सवालों के जवाब खुद खोज लो, तब आपको पता लग जाएगा आप सही हो या नहीं हो। तो ये काम करता है ब्रेन, वरना तो कंप्यूटर ही बता देता है कि 2+2 4 होता है, कैलकुलेटर ही बता देता है कि 5 25 होता है। तो आप मनुष्य 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 इसलिए, कैलकुलेटर इसलिए नहीं है, तो उसको मालूम है कि भाई जानवर घास फूस भी खा सकता है, जानवर के पास विवेक नहीं है, जानवर 4 पैरों पे चलता है। तो हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। सही और गलत में से रास्ता सही क्या है वो हमें चुनना है, ये बहुत जरूरी है। तो उसके लिए महसूस करना बहुत जरूरी है। मैं फिर वही बात कहूंगा लौट के कि मॉरल ऑफ द स्टोरी वही है। भैया जाते जाते अपना कोई जो आपका शेर आपका पसंदीदा हो, जाते जाते अपने दर्शकों के लिए। एक शेर है कि सब माजी से मुस्तकबिल तक जाते हैं, सब आपका पास्ट देखेंगे, सब आपका फ्यूचर देखेंगे। माजी पास्ट टेंस, मुस्तकबिल फ्यूचर टेंस, लेकिन वर्तमान में जीना बहुत जरूरी है। सब माजी से मुस्तकबिल तक जाते हैं, दिल वाले तो सीधे दिल तक जाते हैं। अरे क्या बात है। महसूस करना बहुत जरूरी है। सब माजी से मुस्तकबिल तक जाते हैं,
दिल वाले तो सीधे दिल तक जाते हैं, इश्क का दरिया ऐसा दरिया है जिसमें डूबने वाले सब साहिल तक जाते हैं। अरे स्थितियां क्या बात है। विषम से विषमतम हो, लेकिन सकारात्मक सोच ना छोड़े। कोरोना के मामले में भी हमारा भारत उभर के आएगा, निश्चित रूप से जरूर आएगा, लेकिन अपना हौसला नहीं खोना है। धैर्य समय आपकी परीक्षा जरूर लेगा, लेकिन आपकी ले रहा है तो उत्तीर्ण भी जो है वो आप हो सकते हैं, इसीलिए आपकी परीक्षा लेगा। भैया थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। honor, उम्मीद it's है an honor, हमारे it's दर्शक। an honor for me, it's an honor from for me दीदी कि आपने कवि सम्मेलन के इस पेज पे मुझे बुलाया, और मैं भरा बैठा था बहुत दिनों से कि मैं अपने दिल की बात कैसे कहूँ, और इस पेज ने मुझको एक मौका दिया, उसके लिए पोयम दीदी का और कवि सम्मेलन पेज का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हमारे सुनने वाले और देखने वाले श्रोता हैं उन सबका धन्यवाद। और बाकी चीज पोयम दीदी संभाल लेंगे। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी आज की मौजूदगी से खुशी हुई होगी। थैंक यू सो मच सर। मेहनत का पसीना भी दिख रहा हो। ठीक है, ठीक है, ओके, बाय, जय हिंद। बाय। ये थे हमारे साथ मध्यम सक्सेना जी। उम्मीद है आप सबको उनकी मौजूदगी से खुशी हुई होगी। इसी तरह मैं आपके लिए हर बार लाती रहूंगी कुछ नए शायर, कुछ पॉपुलर कवि, जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जिनकी बातें सुनना चाहते हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं। तब तक जुड़े रहिए हमारे इंस्टाग्राम कवि सम्मेलन से। धन्यवाद।